मेरे पापा ने और मेरे फैमिली ने, हम लोग ने कभी भी, मतलब उन्होंने मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया एक पब्लिक अकाउंट रखने के लिए। आई हैव चार्ज समवेयर अराउंड 35,000 टू 35,000 फॉर अ वीडियो। तो लोगों को ना अभी भी लगता है कि मेकअप इज लाइक ब्यूटी पार्लर वाली, थ्रेडिंग कर दो, वैक्सिंग कर दो, क्योंकि जहां पर आपने ये आज की चीज कल पे छोड़ दी ना, वो कल किसी और के हाथ में काम पहुंच जाए। Hi, my lovely people, and welcome to yet another episode of Unfiltered with Yashita, and this is me, your host Yashita Nagpal. वैसे यार एक बात तो है कि आप और मैं चाहे जितने भी अलग हो, there is one thing that's common in all of us, और वो है हमारी हॉबी ऑफ घंटों तक बैठ के रील्स देखना. But you know what? There are so many people out there who are earning lakhs and lakhs of rupees in ही reels से. And you also want to know how? Then you, my friend, have come to the right place. Because for today, we are hearing the story of Mehak Arora, who made it big with something in her of not letting go of any opportunity. From a BCom graduate who didn't know what to do in life to becoming a successful influencer and now also entrepreneur. This is her story. Hi Mehak, welcome to my show. Hi, how are you? I'm good. How are you? How is life? Life is great. हाँ, वैसे भी हमारे व्यूअर्स जो भी, if you are from फरीदाबाद, I am pretty sure, like I am 1000% sure, you have seen her somewhere or the other. Like हर जगह, हर store launch पे you are there, हर brand launch पे you are there, हर showroom पे. So how are you like everywhere? सिंस आई हैव 2 अकाउंट्स, मतलब एक मैंने टोटली फूड को दे दिया है और एक से मैं ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, और मेरा अगला टारगेट है कि मेरे को हर स्टोर पे मतलब पहुंचना है, किसी भी तरह से हर स्टोर पे पहुंचना है और पूरे फरीदाबाद में लाइक सबको पता होना चाहिए कि महक कौन है। बट हाउ डिड इट स्टार्ट? लाइक बचपन से सोचा था इन्फ्लुएंसर बनूंगी? बचपन से तो नहीं सोचा था यार, ये सारी चीजें तो अपने आप एक के बाद एक होती चली गई। और ऑब्वियसली सबको पता है कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मेकअप से। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ प्रोफेशनली, और मेकअप का करियर स्टार्ट ही होता उससे पहले लग गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन ने, मतलब ठीक है, मुझे लगा था इनिशियली तो कि यार लॉकडाउन हो गया, अब मैं क्या करूंगी। शुरू किया यूट्यूब वीडियोस से, हार्डली 700 सब्सक्राइबर्स हुए थे। मेरे को लगा यार ये तो बहुत मेहनत का काम है और मैं कुछ अलग नहीं कर रही उसमें। तो फिर मुझे लगा, फिर धीरे धीरे कुछ एक ब्रांड कोलैब्स किए और ऐसा कर करके फिर मैं टोटली कब इन्फ्लुएंसर बन गई और मेकअप वाली चीज टोटली छूट गई, वो पता ही नहीं चला। अपने आप एक के बाद एक चीजें होती गई। बट ये जो आपकी ट्रांजिशन हुई फ्रॉम अ मेकअप आर्टिस्ट टू अ इन्फ्लुएंसर, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर, तो ये इतनी क्विक थी, बट देन डाउन द लाइन आपको धीरे धीरे रियलाइज तो हुआ होगा कि आप अपना करियर छोड़ के दूसरे करियर में आ रहे हो। एक्चुअली इनिशियली मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टोटली एक फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। मैं साइड बाय साइड मेकअप भी कर रही थी, लेकिन मैंने मेकअप की जर्नी जब स्टार्ट की थी तभी से मेरा ये प्लान, मतलब कभी भी ये नहीं था कि मेरे को कोई स्टूडियो खोलना है या फिर कुछ वैसा नहीं था। मेरे को ये था कि मेरे को फ्रीलांसिंग ही करनी है। तो मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी और साइड बाय साइड फिर मैं जब इन्फ्लुएंसिंग में आई तो मुझे लगा यार ये काम ज्यादा बढ़िया है, मतलब बीट इन दी टर्म्स ऑफ मनी या फिर मतलब बाहर नहीं जाना पड़ रहा। और मेकअप में ऐसा था कि धीरे धीरे मैंने क्या देखा, लॉकडाउन के बाद तो यार इतने मेकअप आर्टिस्ट हो गए मतलब आई हैव सीन सो मेनी, हर गली, हर घर में, हर मोहल्ले में आपको मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे, इतने मेकअप आर्टिस्ट हो गए थे। तो तब मुझे लगा कि यार सब तो वही कर रहे हैं, मैं क्या अलग कर रही हूँ। मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस पे भी जो कर रही थी तो मुझे लगा मैं कुछ अलग नहीं कर रही सबसे। तो फिर मेरे को उस टाइम पे लगा कि यार नहीं, ये चीज तो नहीं। और मेकअप में सच बताऊं तो अभी मेरा हाथ उतना साफ हुआ भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अभी मेरा करियर स्टार्ट ही तो हुआ था मेकअप जर्नी में। सबका लॉकडाउन हुआ था मार्च में, मेरा हो गया था फेब में, क्योंकि फेब में मेरी एक माइनर सर्जरी थी। और उसके बाद फिर मेरा एक महीने का बेड रेस्ट, जिस टाइम पे मैं बेड रेस्ट पे थी तो उस टाइम पे शायद मैं कुछ कर सकती थी। और उसके बाद मार्च में तो लॉकडाउन ही हो गया, तो मेरा तो बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया। राइट, बट देन अब तो इतने मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं मार्केट में, बट व्हेन यू स्टार्टेड तब इतना नहीं था। लाइक वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा आल्सो वन डे, जब आपने बताया था कि यू वांटेड टू लर्न मेकअप आफ्टर योर ग्रेजुएशन, बट देन आपको कोई मेकअप ट्यूटर ही नहीं मिल रहा था। एवरीबॉडी वाज लाइक कि हम इसे सिखाएंगे तो हमारा जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पर तो बिल्कुल ये सीन था कि मैं अपने फरीदाबाद के, मुझे बहुत ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं था। मेकअप का शौक भी, और मेरा मेकअप का करियर भी ऐसे शुरू हुआ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। अब हम आगे डिसाइड कर रहे थे, सारे कजिन्स बैठे हुए थे एक साथ, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट। तो ऐसे ही मेरे जीजू ने मुझे बोला कि यार महक, देयर इज सो एंड सो मेकअप आर्टिस्ट जिसने हमारे साथ हमारे एक फंक्शन पे सबका मेकअप किया और उसने इतनी सी देर का इतना बढ़िया चार्ज कर लिया यार।
तो मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ाई वढ़ाई में क्यों घुसना है, इस काम में घुसो, बहुत पैसा है। तो ऐसे बात शुरू हुई और वो थोड़ी देर की बात थी, वो वहीं पे दब भी गई। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब आगे मास्टर्स करनी है या जॉब करनी है या क्या करना है। तो ऐसे ही मैंने अपनी मम्मी को बोला, मेरे को पीछे से कहीं पता था कि शायद वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे यश जी जो बोल रहे थे कि मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ और इसमें तो बहुत पैसा है और अच्छी चीज है। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि तेको देख इंटरेस्ट तो है, तेको हमेशा से अपने नेल्स वेल्स लंबे रखना और नेल आर्ट करना, ये वो इनका शौक तो है, तो तू देख ले, तेको जैसा ठीक है। मतलब घर वालों की तरफ से सपोर्ट था। फिर एक बार को लग रहा था कि पता नहीं अब पापा सपोर्ट करेंगे कि नहीं, और इनिशियली पापा को शायद कहीं ना कहीं ये था, मेरे पापा ने और मेरे फैमिली ने, हम लोग ने कभी भी, मतलब उन्होंने मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया एक पब्लिक अकाउंट रखने के लिए। तो और आज आप एक फुल टाइम मैं एक फुल टाइम इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ तो वो सारी चीजें, सारी वीडियो सबसे पहले मेरे घर वाले देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरी लाइफ में ट्रांजिशन यही था। तो जब मैंने अपने पापा को, मतलब हमने ये डिस्कस किया कि मेकअप आर्टिस्ट बनना है और ये सब चीजें करनी है, तो इनिशियली तो पापा की तरफ से तो यही था, मतलब कहीं ना कहीं बैक एंड ये सोचते हैं ना कि यार फिर पढ़ाई क्यों की थी अगर यही चीज करनी है तो। और मेरे को लगता है कि खैर दादी नहीं है, लेकिन अगर उस टाइम पे दादी होती तो दादी के भी यही थॉट होता कहीं ना कहीं, है ना। तो दादी पापा ये लोग सब, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए बोलना, क्योंकि मेकअप बीइंग एन मेकअप थिंग, तो लोगों को ना अभी भी लगता है कि मेकअप इज लाइक ब्यूटी पार्लर वाली, थ्रेडिंग कर दो, वैक्सिंग कर दो, बहुत 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 सुनते हो आप ये सब, है ना। हमने तब पहले फरीदाबाद में सारा एक्सप्लोर किया कि हम कहाँ से सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट के पास गई और बहुत सारों से मुझे ये भी सुनने को मिला कि नहीं यार, हम तो प्रोफेशनली नहीं सिखाते यहाँ पे, क्योंकि अगर हम आपको ही सिखा देंगे तो हमारा तो कंपटीशन हम अपने सामने ही बिठा रहे हैं। और अब ये है कि ऑलमोस्ट हर मेकअप आर्टिस्ट सिखा रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे नहीं था ये चीज। मतलब मैं जहाँ पे भी जा रही थी तो कहीं से भी मेरे को कोई पॉजिटिव कुछ वो फीडबैक नहीं था। और सच बताऊं तो इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि ये तो एक रैंडम प्लान था कि भाई चलो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि पूरा एग्जीक्यूट किया हमने वो। तो जिनका नाम उन्होंने बोला मैं सीधा उधर ही पहुंच गई। लाविश भाई लतिका खुराना के नाम से है उनका, पटेल नगर में। मैंने उनसे सीखा, बहुत मजा आए, बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी मेकअप की। मैंने बहुत कुछ सीखा नया। मैंने मेकअप सीखा था, उसके साथ साथ बेसिक हेयर स्टाइलिंग भी सीखी थी, नेल्स भी सीखे थे। और फिर मेरे को ये था कहीं ना कहीं कि यार मेकअप स्टूडियो तो नहीं खोलना, लेकिन ना मैं नेल्स का कुछ खोलूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। एक छोटा सा नेल स्टेशन खोलेंगे और उसमें किसी को अपने साथ रखूंगी और वो करेंगे। लेकिन फिर लॉकडाउन ने सारा गेम बिगाड़ दिया। लेकिन मेरे को लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। बेटर प्लान्स फॉर यू। एग्जैक्टली। फिर एक के बाद एक चीजें खुद होती चली गई। और फिर मतलब मेरे लाइक भाई पापा वो लोग जिन्होंने मतलब कभी नहीं, मेरे को ऐसा पब्लिक अकाउंट और ये वो पर्सनल अकाउंट्स होते थे या शायद वो भी नहीं होते थे, तो ऐसा वाला सीन था। और उससे एकदम इसमें तो धीरे धीरे उनके लिए भी मेरे को अभी भी लगता है यार कि उन्होंने, उनका सपोर्ट नहीं होता ना तो मैं शायद नहीं पहुंच पाती आज जहाँ पे भी मैं हूँ। हर चीज में उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ आज तो वो सबसे पहले मेरे घर वाले लाइक करते हैं। और ये मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि मेरे पापा, जो कि इंस्टाग्राम पे हैं भी नहीं, पर वो मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ ना, वो घर आके मम्मी के फोन से सबसे पहले ये देखते हैं कि आज क्या लाइव गया है। हाउ स्वीट। और फिर वो बोलते हैं कि इसको सेव करके मेरे को नहीं दे सकती, मैं ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगा या कहीं पे सर्कुलेट करूंगा। तो ये इससे बड़ा तो मेरे लिए क्या ही हो सकता है। वेरी वेरी प्राउड। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को अब कुछ करना है ना तो मतलब जितना कुछ भी करूंगी ना तो सिर्फ उनके लिए, मतलब जहां पर भी हूँ जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और आगे भी जो करना है सिर्फ उनके लिए करना। वेरी स्वीट या वेरी स्वीट। और एंड मुझे लगता है एक बेटी के लिए इससे ज्यादा बड़ी मतलब क्या ही खुशखबरी हो सकती है, क्या ही मोमेंट हो सकता है कि योर फादर इज प्राउड ऑफ यू, लाइक ही सुपर प्राउड। और सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है कि हम कहीं जाते हैं और कोई आके हाय हेलो करता है या कोई वेव भी करता है ना कि हाँ मैंने देखा है आपको, मैंने वीडियो देखी आप कुछ दिनों पहले ही, लाइक वी वर इन दिस विजय सेल्स क्राउन प्लाजा। तो हम लोग बाई चांस कुछ शॉपिंग के लिए वहां पे गए हुए थे और वहां पर जो उन्हीं की एक सेल्स गर्ल थी और वो ना बहुत देर से वो देख रही थी और सबको बता रही थी कि यार इनको देखा है, इनकी वीडियोस देखी है। तो ये वाला मोमेंट जब आप फैमिली के साथ होता है ना तो तब वो उनका वो और हो जाता है ना कि अब कुछ बन गई है, अब कुछ कर रही है। एंड इन फैक्ट मैंने आपसे भी शेयर किया था, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो शी इज आल्सो माय कजिन। यस वी आर। मतलब
हम लोग कजिन्स हैं, दूर के कजिन्स हाँ। हैं, तो हम लोग का कभी आपस में इतना मिलना या वैसे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब जब से हम लोग कुछ सिमिलर कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो घर वालों ने मिलाया और फिर उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक। अब हम साथ में हैं। एंड इन फैक्ट आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। उस दिन मैं भी मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी, देयर वाज अ लेडी सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी, शी वाज सीइंग योर I still रील। remember. मैंने चुपके से वीडियो बना के आई सेंड इट टू यू एंड even that was very proud moment for me as well. It's just so और पता nice, such है a nice वो feeling. आपने वो शेयर किया, उसके बाद लिटरली मेरे को 3 से 4 लोगों ने सिमिलर ऐसा कुछ कि कोई ऑटो में बैठा है, उनके साथ वाला मेरी रील देख रहा है, या वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो वीडियो मतलब पहुंच रही है लोगों तक और लोग पसंद कर रहे हैं उसको, कि घूम फिर के भले एक्सप्लोर के थ्रू जा रही है या कैसे भी जा रही है, लेकिन लोगों तक पहुंच रही है। राइट। अच्छा, कमिंग टू दिस ओनली, आपने बोला कि आपको प्राइवेट मतलब पब्लिक अकाउंट रखना ही अलाउड नहीं था, एंड अब आपके पापा, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये ट्रांजिशन ना अपने आप होता चला गया। जैसे कि मैंने मेकअप का अकाउंट बनाया था, जो मेरा मेन अकाउंट है वो है महक आर्टिस्ट्री मेकओवर्स के नाम से, जिसका नाम आज भी यही है। दो बहुत टाइम से मेरे को लग रहा है कि मुझे चेंज करना है, वो मैं यहाँ पर यशिता के टॉक शो में आज बोल के जा रही हूँ कि मैं अपना यूजर नेम बहुत जल्दी बदलने वाली हूँ। महक आर्टिस्ट्री मेकओवर्स से मे बी वो कुछ ऐसा होगा जो कि मेरे प्रोफेशन से, जो करियर अब मैं चूज कर चुकी हूँ, जिसमें घुस गई हूँ, उससे रिलेटेड होगा। तो जब मैंने महक आर्टिस्ट्री मेकओवर शुरू किया था, तो जो मैं लतिका मैम से सीख रही थी वहां पे, तो मैं वो सब कुछ पोस्ट करती थी उस पे, वो उधर से शुरू हुआ था। और उस चीज के लिए तो ऑब्वियसली जब मैं एक ऐसे करियर में घुस रही हूँ, एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर रही हूँ, तो उन्होंने उस चीज के लिए मेरे को अलाउ किया था। फिर धीरे धीरे वो चीजें अपने आप होती गई, अब पब्लिक अकाउंट भी है, अब सब कुछ है। हाँ, अब तो पैसा ही इसी से आ रहा है। बिल्कुल, अब सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। राइट, इट्स योर ब्रेड एंड बटर। अच्छा, कमिंग टू दिस ओनली कि डू यू थिंक इज इट अ स्टेबल जॉब? लाइक आपने इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन माना है, एंड आई रियली होप ऐसा कभी ना हो, बट देन एक सडन डे था, टिकटॉक से पूरी बहुत सारे लोगों का घर चल रहा था, एक सडन डे पीपल जस्ट वोक अप एंड इट वाज नो लॉन्गर देयर। तो आपको लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा इंस्टाग्राम के साथ हो, देन व्हाट इज द प्लान बी? जब टिकटॉक एकदम से बैन हुआ था, तो ऑब्वियसली सबको, सबसे पहले तो मेरे भाई ने आके बोला कि यू आर ओनली यूजिंग इंस्टाग्राम और इसी के थ्रू ही तू कर रही है। मतलब मैं यूट्यूब सिर्फ लॉकडाउन में जितना टाइम मैंने वीडियोस डाली हैं, सिर्फ यूट्यूब पे तभी डाली है और आगे पीछे नहीं डाली है। तो बंद ही कर दिया एक तरह से, यूट्यूब शुरू हुआ था और वहीं पर ही बंद करके इंस्टाग्राम पे ही कंटिन्यू करने लगी। तो मेरे भाई का पहला क्वेश्चन यही था कि यार कुछ टाइम में हो सकता है इंस्टाग्राम भी बैन हो जाए। पर मेरे को ऐसा लगता था कि यार इंस्टाग्राम क्यों होएगा, यार सब तो यूज कर रहे हैं और ऐसा क्या ही होगा उस पर। पर हाँ, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि ये एक लॉन्ग टर्म और ये वाली चीज है, तो मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया के थ्रू ही है आजकल जिसके भी बिजनेस चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जिसके थ्रू है। क्योंकि पहले होता था कि यार सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब देखते थे, हो सकता है अभी भी जनता देखती होगी, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूट्यूब पे उतनी एक्टिव हमारी जनरेशन इन जनरल, आई गेस, सिर्फ हमारी जनरेशन ही नहीं, और धीरे धीरे हमें देख के मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स भी वो थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ आ रहे हैं, और आगे की जनरेशन तो इंस्टाग्राम पर ही रहने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम कभी बंद होगा, और इन केस मतलब बाय एनी चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर होता भी है तो धीरे धीरे ना आपको समझ आ जाता है कि आपकी यूएसपी क्या है, आप किस चीज से अपनी ऑडियंस को वापस खींच सकते हो। तो कभी ऐसा हुआ भी, दो आई एम नॉट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म एट द मोमेंट, किसी पे भी और एक्टिव नहीं हूँ, पर स्टिल ऐसा हुआ तो मुझे पता है कि अगर मेरे को अपनी ऑडियंस को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना हो और वहां पे नई तरह से ऑडियंस बनानी हो, तो मुझे पता है कि मेरे को कैसे करना है, कि मेरी ऑडियंस क्या मतलब समझ के, क्या क्या देख के, क्या चीज उनको इम्प्रेस कर रही है और अट्रैक्ट कर रही है। राइट, जैसे आपने बोला कि आपको पता है कि अब आपको ऑडियंस कैसे ग्रो करनी है, आपको कैसे करना है, नाउ यू नो द प्रोसेस बिकॉज इट्स बीन रियली लॉन्ग, यू हैव बीन इन दिस बिजनेस। बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ बडिंग क्रिएटर्स कमिंग टू दिस कि इंस्टाग्राम पे आप पैसे सिर्फ ब्रांड्स के थ्रू बना सकते हो, इंस्टाग्राम डजंट पे यू, राइट? And you have partnered with like more than 300 brands, which is like huge. So if somebody is starting up, तो वो कैसे brands तक पहुंच सकते हैं, कैसे like they can start their source of earning through Instagram? यार देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, कोई भी आप किसी से भी पूछोगे ना तो इजीली कोई नहीं बताएगा कि कैसे शुरू होती है ये चीजें, कैसे उन्होंने अपने आप का वो नाम बनाया और क्या। मैंने भी बहुत सारे लोगों को, सबका एक इनिशियल स्टेज होता है, सब ने कहीं ना कहीं से शुरू किया है, तो हर कोई, किसी को लगता है कि यार किसी से कोई हेल्प मिल जाए, मैं किसी चीज में घुस रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता था कि
मैं भी किसी से पूछती थी कि ये ब्रांड लाइक आपको ये पीआर कैसे आया है, ये चीज कैसे हुई है, तो फिर उस टाइम पे वो बोलते थे उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, ऐसा होता है। ये लेकिन आंसर सबका सबका यही होता है। आप आई एम श्योर कि अगर आप भी Right, ब्रांड right. कोलैब्स में घुसोगे और आप किसी से पूछोगे ना कि ये पर्टिकुलर पीआर कैसे आया है, ये कैसे किया अपने कोलैब, आप आया है। अपने आप आया है, ब्रांड ने मेरे को रीच आउट किया था। पर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता। इनिशियली जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो मतलब हो सकता है कोई एक छोटी ब्रांड या कुछ स्टार्टअप ब्रांड जिनको कि ऐसा लगे कि उनको बडिंग इन्फ्लुएंसर ही चूज करना है, तो फिर वो आपको रीच आउट कर लें। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि आपको ही ब्रांड्स को रीच आउट करना होता है। तो यही होता था। मैंने भी अपना करियर इसी तरह से स्टार्ट किया है इस चीज में कि हम लोग मतलब मेरा ऐसा टारगेट होता था कि मैं सो के उठ रही हूँ और मैं ना दिन के 10 ब्रांड्स को एक मैसेज डालूंगी, जो कि एक मैसेज फ्रेम करके वो आपको हर क्रिएटर कोई भी इन्फ्लुएंसर है तो आपको सबका दिखेगा कि सबने ना एक मैसेज कहीं ना कहीं फ्रेम कर रखा है जो कि ब्रांड को वो चिपकाता है कि भाई दिस इज माई प्रोफाइल, आई हैव दिस मच फॉलोअर्स, मेरे इतने लाइक्स आते हैं, इतने बहुत सारे होते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। तो वो करके इसी तरह से मैंने भी शुरू किया था। मैंने कुछ एक ब्रांड्स को रीच आउट किया और फिर उधर से मेरे को हुआ रिवर्ट। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। उस टाइम पे तो ऐसा होता है कि उन्होंने आपको पीआर ही भेज दिया बीट ऑन बार्टर बेसिस, तो वो आपके लिए बड़ी प्राउड की बात है कि यार मेरे पास तो कुछ आया है ना। और स्टार्टिंग के डेज में तो हम इतनी मेहनत करते हैं यार, इतने दिल से काम करते हैं, भले ही वो बार्टर पे हो रहा हो, है ना, कि हमें उसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे या कुछ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ बार्टर बेसिस पे काम किया है। अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आई वर्क विद मोर देन 300 ब्रांड्स। अब तो चलो मैं टोटली स्टोर प्रमोशंस और इस सब में आ गई हूँ, लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर ब्रांड्स की बात करूँ, ब्रांड कोलैब्स की बात करूँ, तो आई वर्क विद मोर देन 300 ब्रांड्स। तो वो 300 ब्रांड्स में मैं बोलूँ तो सारे पेड नहीं थे, कुछ पेड थे, कुछ पेड थे। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम प्रोपोर्शन मेरा बार्टर का ही रहा है। तो ऐसा होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ब्रांड कोलैब से स्टोर प्रमोशन पे स्विच इसलिए हुई हूँ क्योंकि उसमें उतना पैसा नहीं था। और एट द एंड ऑफ द डे यार, अगर आप किसी पे अपना फुल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि उससे पैसे तो आए, उसी के लिए काम कर रहे हैं ना, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर मनी, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि यार पैसे ही नहीं आ रहे और उतना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो फिर आप क्यों करोगे उस चीज को कंटिन्यू। राइट राइट। अच्छा, आपने जैसे बार्टर की बात की, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बार्टर होता है कि जब आप प्रोडक्ट के बदले अपनी सर्विस देते हो। ओके, एंड पेड में दे आल्सो पे यू राइट। अच्छा, तो जैसे आपने बात की कि 300 प्लस ब्रांड के साथ काम किया है, अब फुली आप स्टोर प्रमोशंस पे आ गए हो, सो फर्स्ट इनकम इज ऑब्वियसली हमेशा सबकी स्पेशल होती है। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम? मेरी फर्स्ट इनकम वॉज समवेयर अराउंड 1000 रुपीज, आई स्टिल रिमेम्बर। वो एक ऐसा ही ब्रांड कोलैब था, तो जिसमें मैंने कुछ ऐसा भी नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली मुझे तो ब्रांड का नाम भी नहीं ध्यान, स्किन रॉन, मैं एग्जैक्टली शायद मैं ब्रांड का नाम भी सही से नहीं ले पा रही। तो उनको मैंने ये बोला था कि अदर देन योर सर्विस, मतलब जो भी आप मेरे को प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसका मैं इतना चार्ज करूंगी। तो मैंने ऑब्वियसली उनको थोड़ा ज्यादा अमाउंट बोला था, हर कोई थोड़ा बहुत नेगोशिएट करता है, तो वो इट वाज 1000। ओके, और अब मैक्सिमम एक ब्रांड से कितना चार्ज किया है आपने? मैक्सिमम देखो अभी भी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ, मैं बोलूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा हाई उस पे पहुंच गई हूँ। लेकिन अगर हम एक रफ कुछ बोले तो आई हैव चार्ज समवेयर अराउंड 35,000 टू, मतलब which is not a very big income maybe for so But many, it पर is, मेरे लिए तो yeah, it is a very big definitely, one. definitely it is a really good income. अच्छा, so now you are a full time influencer, जैसे कि हमने पहले भी बात की, 300 प्लस ब्रांड के साथ आपने काम किया है, but then you yourself are a brand on Instagram, like Mehak Artistry Makeovers is a brand herself. So if somebody is starting up, so how to build their brand on Instagram? सबसे पहले तो आप मेरे को ब्रांड बोल रहे हो, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। पर हाँ मतलब बहुत मेहनत लगी है इस चीज पे पहुंचने पे भी। और मैं एक चीज बोलूंगी कि जब तक मैं ब्रांड को लैब्स कर रही थी तो तब तक तो शायद मेरे लिए ये ब्रांड वर्ड, मतलब मैं अपने लिए वो ब्रांड वर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब अगर आज आप मेरे को ब्रांड बोल रहे हो तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, अपना एक एरिया चूज किया कि मेरे को इस चीज पे काम करना है। आप ब्रांड कैसे बन सकते हो, उस बात पे हमारे कि आप ब्रांड ऐसे बन सकते हो कि आपको अपना देखना है। हर किसी को पता होता है कि यार मैं ना कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि मेरे को सबसे अलग कहीं पे स्टैंड कराएगा, है ना। तो फिर मेरे लिए ये वाली चीज ये थी कि जब मैंने कुछ एक रैंडम वीडियोस पे ना वॉइस ओवर देना शुरू किया, जिनके लिए मुझे पैसे नहीं मिले थे कि मेरे को स्पेसिफिकली आप हमारे लिए वॉइस ओवर डालो तो पैसे दे दिए जाएंगे, उसके लिए वो नहीं था। मेरी ऐसे रैंडम, मेरी पेट पूजा से मुझे बहुत लोग जानते हैं। मेरा मेन महक आर्टिस्ट्री मेकओवर्स है मेरा मेन अकाउंट,
जिसको कि स्टार्ट किए हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन मेरे को ज्यादा लोग मेरे फूड अकाउंट से जानते हैं, जो कि है मेरी पेट पूजा। तो मेरी पेट पूजा पे एक रैंडम मैंने मोमो की वीडियो, NIT 1 का एक कार्ड था, उसकी एक रैंडम वीडियो डाली और वो पहुंच गई कहीं 6-6.5 लाख व्यूज। तो मुझे तब ये बात समझ आई कि यार लोग ना मेरी आवाज पसंद कर रहे हैं, शायद कि जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, और एक होता है कनेक्ट हो रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं वो चीजों से, है ना। तो फिर मेरे को तब लगा कि यार ये चीज हम कर सकते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया इसी तरह से, कुछ कुछ वीडियोस पे किया काम, और फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। और ये वाला स्टेज था मेरी लाइफ में, जब आपने ये काम शुरू कर दिया, इसके बाद आपको ब्रांड्स को रीच आउट करने की जरूरत नहीं बची। मतलब ये टोटली मेरा ना लाइफ का एक अलग ही मोड़ हो गया, क्योंकि इस टाइम के बाद मैं तब से लेके अभी तक टचवुड मैंने एक भी ब्रांड को रीच आउट नहीं किया, एक भी स्टोर को रीच आउट नहीं किया। वो खुद आते हैं, दिन के ऐसा होता है कि 20-20 मैसेजेस भी आते हैं कि हमारे साथ कोलैब कर लो, और अपना अपना प्रपोजल हर कोई शेयर करता है। 20 में से मैं ये नहीं बोलूंगी कि 20 के 20 ही हाँ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो कि आपके कमर्शियल सुन के भाग जाते हैं, तो बहुत बार होता है ऐसा। तो लेकिन हाँ, इट इज अ फन थिंग, मेरे को मजा आ रहा है अब जो भी हम कर रहे हैं। और 20 में से मैं ये बोलूंगी कि जितने टिकते हैं ना, फिर वो परमानेंट टिक जाते हैं। तो आप अपनी एक USP बना लो, आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस रुकेगी तो वो किस चीज पे रुकेगी, जो कि मुझे पता चल गया कि मैं एक धमाकेदार आवाज में कुछ बोल दूंगी ना, तो वो रुक जाएंगे, वो फिर कहीं और नहीं जाएंगे। तो बस वो ऐसा कुछ एक चीज चूज कर लो और फिर आप अपने आप में ब्रांड हो ही यार। हाँ, कमिंग टू दिस ओनली, जैसे अब ऐसा मुझे लगता है एंड ऐसा मतलब बहुत चल भी रहा है इंस्टाग्राम पे कि अगर हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है, बिकॉज देयर आर लिटरली सो मेनी पीपल ब्लोइंग अप, सो मेनी पीपल हु आर कमिंग इनटू दिस बिजनेस, एंड आई मीन व्हाई नॉट। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिससे आपको अच्छा काम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, देन यू आर गेटिंग पेड रियली वेल, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, राइट? कि आप मेकअप से आपने स्टार्ट किया, आप इन्फ्लुएंसर बने, देन आप फूड ब्लॉगर बन गए, अब आप मार्केटिंग में भी आ रहे हो। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी कश्तियों में सवार होते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते, बट ऑब्वियसली यू हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग। आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो एंड यू आर एसिंग इन ऑल ऑफ देम। तो ये मल्टीटास्किंग कैसे करते हो यार? लोग जो बोलते हैं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि मैं इतनी सारी चीजों में घुस रही हूँ। अब जैसे मैंने महक आर्टिस्ट्री मेकओवर्स के साथ साथ मेरी पेट पूजा शुरू किया था ना, तो वी वर 2 पार्टनर्स। मेरी पेट पूजा इज ME, मेरी का ME जो है वो महक, और RI जो है वो रिद्धि। शायद वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। और ऐसा लगा था कि यार स्कूल और कॉलेज टाइम पे ना बहुत सारा कुछ बाहर का खाते पीते थे, तो ऐसे रैंडम शॉट्स तो बहुत पड़े हैं। हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था, और बस ऐसे शुरू कर दिया कि मैंने रिद्धि को बोला, यार रिद्धि हम लोग इसमें तो इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, हम फूड का अगर शुरू करेंगे ना तो उसमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ कंटेंट है, तू भी कहीं पे गई, कुछ खाया पिया, तो फोटो ही तो खींचनी है। लेकिन जब हम एक्चुअली पोस्ट करने पे आए ना, तो हमें पता चला कि सिर्फ फोटो पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी, उस टाइम पे ना स्टैटिक पोस्ट पे भी अच्छे लाइक्स आ जाते थे, वो स्टैटिक पोस्ट का जमाना था। अब नहीं आते, जब से रील्स का ट्रेंड शुरू है तब तो बिल्कुल नहीं आते। तो स्टार्टिंग में तो हमने चलो शुरू कर दिया कि फोटो डाली, हो गया, एक मोमो प्लेट की फोटो डाल दी या फिर कुछ नूडल्स की डाल दी, कुछ भी डाल दी, तो चल गया। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं चल सकता, इस पे भी काम करना होगा। फिर मैंने धीरे धीरे ब्लॉगर्स मीटअप्स में जाना शुरू किया। तो फूड ब्लॉगर्स के मीटअप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ ब्लॉगर्स जो कि आते हैं और इकट्ठे बैठ के खाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, और सब अपने अपने तरह से पोस्ट करते हैं। तो उधर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी की सारी चीजें अलग है। तो मेरे लिए फूड में एंट्री तो इस तरह से हुई कि मैंने कुछ एक ब्लॉगर्स मीट्स अटेंड की, और उधर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को मेरे कैमरा के एंगल्स पता चले कि ऐसे मैं रैंडम यहाँ पे बैठ के वहां पे फोटो नहीं खींच सकती। बट आप होल सोल ओनर हो मेरी पेट पूजा के। यस, टोटली, क्योंकि रिद्धि की फिर मैरिज हो गई और वो उतना टाइम दे नहीं पा रही थी, तो इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन। उसने खुद ही मतलब ये बोला कि हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, और फिर टोटली अब मैं ही हैंडल करती हूँ। एंड मार्केटिंग में कैसे हो वैसे जस्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, कौन सी डिग्री में यू आर ग्रेजुएटेड? BCom। ओके, तो मतलब मार्केटिंग से लेना देना नहीं था। मार्केटिंग से लेना देना नहीं था, और जो मैं मेकअप में भी घुसी हूँ उसका भी BCom से कोई लेना देना नहीं था, है ना। लेकिन चीजें अपने आप होती जाती हैं यार। कई बार ऐसा होता है कि आपने डिसाइड नहीं किया कि मेरे को कहाँ जाना है, पर आप कहीं पहुंच गए, वो वाला सीन हुआ है मेरे साथ। तो अच्छा, डू यू बिलीव कि किस लिए आप आगे बढ़े? लाइक ओवर दीज इयर्स ऑब्वियसली आपने मेहनत की, बट डू यू बिलीव इन लक, और डू यू बिलीव कि भगवान की मर्जी से हुआ, या व्हाट वाज दैट वन स्ट्रॉन्ग पुश आपके लिए? कैसे हुआ वो?
यार ऑब्वियसली आई टोटली बिलीव इन गॉड। मेरे को ये है कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है ना। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज में। और कुछ आपकी मेहनत भी है, आप सिर्फ ये सोच के छोड़ दोगे कि यार भगवान ने देख लेगा, तो वो भी नहीं हो सकता है ना। भगवान चलो है, मैं मान रही हूँ इस चीज को कि भगवान जी हैं और उनका भी मतलब सब करते हैं। और लेकिन जब तक आप खुद नहीं कुछ करोगे और तब तक नहीं हो पाएंगी चीजें। और फैमिली का सपोर्ट मेरे को लगता है ये तो सबसे बड़ा ही मतलब भगवान और फैमिली ये दोनों साथ में है ना। आपको कोई नहीं चाहिए, कोई दोस्त रिश्तेदार कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी अपनी फैमिली के 4 लोग आपके साथ है ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, बोलता रहे जिसको जो बोलना है ना। राइट, हमने इस पर से पहले भी बात की। तो इनिशियली आपकी फैमिली कुछ हद तक सपोर्ट नहीं करती थी, बट अब दे आर योर बिगेस्ट सपोर्टर्स एज यू टोल्ड। सो दिस इज अब आई थिंक फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत ज्यादा। तो आपने भी ग्रेजुअली अपनी फैमिली को मनाया, दे सॉ द पोटेंशियल इन यू, दे सॉ आप कितना हार्ड वर्क करते हो। तो फॉर दोज पीपल जो अभी मना रहे हैं या फिर दे वांट टू कम इन दिस बिजनेस बट उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही, तो उस पे क्या कहना चाहते हो उन लोगों को? यार आप लोगों को एक बात बताऊं, ये भी बात मैं सबके सामने बहुत पब्लिकली कर रही हूँ। मेरे लिए भी एक डेडलाइन सेट है कि आपको 7 बजे से पहले घर आना है। तो फैमिली सपोर्ट करती है, हर चीज हो जाती है, पर फिर ऑब्वियसली हर किसी की फैमिली के कुछ अपने रूल्स होते हैं ना, आप उनको नहीं ब्रेक कर सकते। फिर आपको लगता है कि यार अगर मैंने वो वाली डेडलाइन को क्रॉस किया ना, हो जाता है कई बार यार कि आप बाहर निकले हो तो आप लेट हो गए, कभी ट्रैफिक में फंस गए। कोशिश तो यही रहती है कि मैं उस डेडलाइन को क्रॉस ना करूं, उससे पहले घर आ जाऊं, पर स्टिल हो जाता है। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है यार कि 7 बजे की डेडलाइन तो अब मिल गई है मुझे इतनी वार्निंग्स के बाद, अदरवाइज इट वॉज 8 कि 8 से पहले आ जाओ और हो जाएगा। तो अभी भी बहुत बार हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि यार मैं ना मेरी अगर एक बाउंड्री सेट कर दी गई है ना, तो मैं उसके अंदर ही रह के काम करूँ, पता चले मेरा ये भी छिन जाए, मेरे को घर ही बिठा दे कि नहीं। तो सपोर्ट हर किसी के पेरेंट्स करते हैं, धीरे धीरे वो समझ रहे हैं। तो ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कहीं ना कहीं कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी चीजों को समझ रहे हैं जो कि वो उनके लिए भी मतलब अपने न्यू है अपनी चीज से बाहर आके वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी इतना तो उनके लिए करना चाहिए है ना। यस, इवन आई थिंक कि मतलब सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं उनके बच्चे सक्सेसफुल हो, बट द ओनली थिंग इज कि उनके लिए ये चीजें इतनी नई है। उनकी जनरेशन में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, उनकी जनरेशन में कोई यूट्यूबर नहीं था, मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं है, अभी भी नहीं है। मतलब हो सकता है कि मेरे को देख के आगे। और मैं तो सच में यही बोलती हूँ कि सबको इन्फ्लुएंसिंग में आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज सच कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास एक फोन होना चाहिए और आपके पास टैलेंट होना चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं तो सच में आई वॉज एन अबव एवरेज स्टूडेंट। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई में बहुत अच्छी भी नहीं थी कहूंगी और बहुत बुरी भी नहीं थी, लेकिन मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट छूटने लग गया था धीरे धीरे। बीकॉम तो मेरी ऐसे जबरदस्ती जैसे तैसे हुई है। तो मैं तो सबको यही बोलूंगी कि अगर आपका कुछ पैशन को प्रोफेशन में आप चेंज कर सकते हो तो वही करो। राइट। ऑन दैट नोट, जैसे हमने पूरे स्टॉक शो के दौरान बात की कि हाउ यू स्टार्टेड इधर से और अब आप थ्रू आप लाइक एक टोटली डिफरेंट लाइन में हो, बहुत सारी चीजें मल्टीटास्क कर रहे हो एंड एवरीथिंग। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि आपके प्लान से बेटर गॉड्स प्लान होता है, राइट? बिल्कुल, टोटली। मतलब मैं इस चीज को बोलूंगी कि बहुत बार हम लोग सोचते नहीं है कि हमने क्या करना है, पर वो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। और मेरे केस में एग्जैक्टली वही चीज हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेकअप से इन्फ्लुएंसिंग में आ जाऊंगी, इन्फ्लुएंसिंग से आई हैव माई ओन एजेंसी और आई एम वर्किंग लाइक टोटली। मैं ऐसे स्विच हो रही है चीजें और मेरे को लगता है कि यार कई बार लगता है कि इतनी सारी चीजों में मैं एक साथ घुस तो रही हूँ, पर मैं क्या मैनेज कर पाऊंगी? पर अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, आपको बस मेहनत करनी है। या बट डू यू थिंक, जैसे लोग बोलते हैं कि व्हेन अपॉर्चुनिटीज नॉक यू शुड ऑलवेज ओपन द डोर, तो आपने भी आई थिंक ऐसे ही किया अपनी लाइफ में? बिल्कुल यही किया। मेरा टोटली इसी तरह से हुआ है कि जैसे जैसे मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटीज आती गई मैं उनको ग्रैब करती गई। मेरे को लगा कि भाई अगर मैंने आज इस चीज के लिए ना कर दी या फिर थोड़ा सा डिले कर दिया ना, तो कल वो किसी और के हाथ में है। राइट। तो ये वाली चीज तो टोटली ऐसे। और जब मैं आज अपनी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी की भी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं जैसे स्टोर प्रमोशन या कुछ करती हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने आपको कॉल किया है, आप उस टाइम पर उसको जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर जाकर एटलीस्ट जब मैं फ्री हो गई हूँ तो एक बार उनको टेक्स्ट ड्रॉप कर दूं कि यार अब हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या। क्योंकि जहां पर आपने ये आज की चीज कल पे छोड़ दी ना, वो कल किसी और के हाथ में काम पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। और मतलब ठीक है, किसी को अगर आपके साथ काम करना है तो वो करेगा ही, लेकिन
अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो और आपने एक दो बार उनको इग्नोर कर दिया या बाय चांस, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम सामने से किसी को करते हैं, जानबूझ के इग्नोर कर कभी जानबूझ के नहीं होता, पर कई बार होता है कि हम शूट्स में बिजी हैं या कुछ है, अननोन नंबर देख के Unintentionally हो हो गया। जाता है। तो मैं यही बोलूंगी कि भाई शाम को आओ तो आप एक बार फ्री होके बात कर लो उनसे, वरना तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए तो सब हर कोई बैठा है ना। अच्छा चलो थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं हम ठीक है। जिसका सबको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि ऑन एन एवरेज अगर आप ये बता सको हमारी ऑडियंस को कि इतने फॉलोअर्स पे अगर आपको रेगुलर ब्रांड्स आ रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग वेल, आपकी रीच अच्छी जा रही है, तो दिस इज अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आप इतना अर्न कर सकते हो इस प्रोफेशन में। यार देखो, मैं सबको ही यही बोलूंगी कि आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनके हार्डली 2000 फॉलोअर्स हैं, बट दे आर अर्निंग वेरी गुड ऑन द नंबर ऑफ देयर इनसाइट्स, कि उनकी अगर रीच बहुत अच्छी जा रही है तो वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स को भी यही बोलती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी भी एक कम्युनिटी है ना, तो सबको ये होता है। तो हम लोग भी जब अपने कमर्शियल्स डिस्कस करते हैं आपस में कि यार ये वाला अमाउंट रखते हैं, इससे नीचे नहीं जाएगा कोई भी, तो हम लोग आपस में भी एक दूसरे को यही समझाते हैं। जो कि मेरे जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अब मेरे फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अब आ रहे हैं इस लाइन में धीरे धीरे, तो मैं उनको यही चीज बोलती हूँ कि यार अगर आपकी रीच बहुत अच्छी जा रही है ना, तो आप अपना फॉलोअर्स काउंट भूल जाओ, मतलब आप उस चीज पर मत ध्यान दो। अगर आपकी रीच अच्छी है तो आप रीच दिखाकर अपने कमर्शियल्स डिसाइड कर सकते हो। बट देन काफी ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो फॉलोअर्स देख के लाइक उनका ये क्राइटेरिया अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, जो मैं ब्रांड प्रमोशंस पहले करती थी, तो उस केस में तो टोटली यही होता है, मैक्सिमम टाइम्स यही होता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे। अगर आपको ऐसे ही कैंपेन आया किसी एजेंसी के थ्रू या कुछ, तो सबका अपना एक क्राइटेरिया होता है ना, कि एटलीस्ट 5000 फॉलोअर्स तो सब मांगते हैं, या फिर किसी किसी का होता है कि चलो यार 10,000 तक के लिए एक ग्रुप कुछ बना दिया, उनका इतने कमर्शियल्स हैं या क्या। पर अगर मैं ये प्रमोशन, मैं स्टोर प्रमोशंस पे क्यों स्विच हुई हूँ, वो इसी वजह से, क्योंकि उस चीज में मुझे लगा था कि यार उतने पैसे नहीं है और हर ब्रांड पे करने के लिए भी रेडी नहीं है। अब इफ आई टॉक अबाउट बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, तो उनको लगता है कि यार हम तो इतने पैसे, मतलब हमारे प्रोडक्ट में भी लग गए, हम इतनी रेंज के उनको प्रोडक्ट्स भी भेज रहे हैं, उसके बाद पैसे भी दें, तो उस चीज में उतने पैसे नहीं होते। बट देन आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली लग रही वो है ना, नहीं समझता ना, वो हर कोई नहीं समझता। फिर लेकिन धीरे धीरे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि अब करने लग गई हैं पे, लेकिन फिर वो भी यही है कि या तो आपका नाम हो बहुत बड़ा, है ना, कि आपको बहुत बहुत लोग जानते हैं और आपके बहुत ही अच्छे इंसाइट्स जा रहे हैं कुछ, तो आपको वो पे करेंगे, अदरवाइज तो फिर आप सब में, उन्हीं सब में काउंट होगे कि 50K वाला क्राइटेरिया है या 40K वाला है, तो वो उसी में काउंट। हाँ, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की कि अपना ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, अपनी यूएसपी ढूंढना बहुत जरूरी है। Okay, so on that note, I think this was a really insightful conversation. Like, जैसे कि आपने भी बताया, जैसे कि आपकी जर्नी से हम ये जरूर देख सकते हैं कि as I mentioned before कि God's plan is always better and opportunities आपको लेती रहनी चाहिए because you never know कि आप कहाँ से शुरू करके कहाँ पर पहुंचोगे। हाँ, so your journey has been really inspiring and I really hope जो भी budding influencers हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, who are watching this video, आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। आई थिंक कि आपको धीरे धीरे जरिया बनाना होता है चीजों का एंड थिंग्स लाइक। और मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे कोई चीज आती है ना, तो मैं फिर वो सामने वाले को बताऊं, क्योंकि जब मैं इस चीज के लिए लोगों के पास जाती थी ना कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे किया, क्योंकि मेरी फैमिली में से भी कोई इस बैकग्राउंड से नहीं है ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसर अभी तक भी नहीं पता बहुत लोगों को कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्या करता है, उसका काम क्या है। बहुत सारे बोलते हैं एड्स चलाती है, कि वर्क फ्रॉम होम है, एड्स चलाती है, कोई बोलता है कि अलग अलग स्टोर्स पे जाके प्रमोशन करती है। तो मतलब हर किसी का अपना लेमन लैंग्वेज अगर हम बोले तो वो इस तरह से है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर मुझे कुछ आता है और मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पा रही हूँ तो मैं बिल्कुल करूंगी। मैं फिर वो वाली चीज नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर इस चीज में भी एक बात है कि आप हर किसी को खुल के हर चीज नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ उस चीज के लिए बैठे हैं कि भाई इससे ही सब कुछ पता चलता रहे और इसी के थ्रू, मतलब लेकिन हम नहीं इसी का हाथ पकड़ के चलते रहे, पर हम कुछ नहीं बताएंगे और जब इसको जरूरत है तब तो हम बिल्कुल आगे नहीं आएंगे। तो फिर आपको पता लगने लग जाता है कि भाई कौन कितना किसके साथ कैसे रहना है ना, तो ऐसे हो जाती है भाई। मतलब अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखो बट देन एक दूसरे को सपोर्ट करके ही इवेंचुअली हाँ विल ग्रो टुगेदर। Okay, so on that note, thank you so much for coming on my show. It was really nice having you. And if you all like this video and if you all like the conversation that we have, please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. And for further talk shows, don't forget to subscribe on Unfiltered with Yashita.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।